morning, dear students. Welcome to the virtual class. Class 7th, History, Chapter 10, New Political Formations in the 18th Century, Part 2. Students, in my previous video, we have already read till the Rajputs and about Raja Savai Singh, who has made a beautiful Jantar Mantar in Jaipur. The picture in the book is also given on page number 98. Now we are going to start from emergence of new states कि जब मुग़ल एम्पायर बिल्कुल वैनिश हो गया, बिल्कुल चला गया, डिक्लाइन हो गया, उसके बाद न्यू स्टेट्स का इमर्जेंस कैसे हुआ, कैसे आई. With the decline in the power and authority of Mughal emperors, the large provincial governments, the मनसबदार, सूबेदार्स एंड सामिंदार्स, ये सब पोजीशंस हैं बेटा जो मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद न्यू पोजीशंस डेवलप करी गई थी. Gradually, by 18th century, Mughal Empire broke into many independent regions. तब धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर का जो कंट्रोल था वो जाता चला गया, तो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करा, दैट वील हैंडल आर एडमिनिस्ट्रेशन एंड वील हैंडल आर किंगडम. So 3 states were more prominent at that time: Awadh, Bengal and Hyderabad. इनमें से all 3 states were founded by the provincial governors who enjoyed high मनसबदारी positions. हाई मनसबदारी positions पे ऑलरेडी अभी भी मुग़ल के कुछ एम्परर्स थे, जैसे कि सादत खान ने अवध को फाउंड किया, मुर्शीद कुली खान ने स्टेट ऑफ बंगाल को, एंड असफ जहाँ was the founder of Hyderabad. The first we are going to read about Bengal. Bengal was a wealthy region of Mughal Empire. The Nawab of Bengal functioned as a governor in Bengal. They would send regular tribute to Mughal emperor. However, after Aurangzeb's death in 1707, governor declared their independence. Then, Murshid Quli Khan and his successor Ali Vardi Khan made Bengal independent of the central authority of Mughals. इन्होंने ही बंगाल को फॉर्म किया और उनके हेड बने. मुर्शीद कुली खान को अपॉइंट किया गया था एज गवर्नर ऑफ बंगाल. ही ग्रेजुअली, कौन थे गवर्नर ऑफ बंगाल उस समय? ही वॉज फारूक सियार इन 1717. ही ग्रेजुअली एज्यूम्ड ऑटोनॉमी फ्रॉम मुगल एम्पायर एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शीदाबाद. वो ढाका से मुर्शीदाबाद शिफ्ट हो गए और उन्होंने आपको अपने आप ही इंडिपेंडेंट, किसी ने उन्हें कोई ऑर्डर नहीं दिया था, बंगाल को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया. जब बंगाल डिक्लेयर हो गई इंडिपेंडेंस मुग़ल एम्पायर से, एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रक्चरल चेंज बंगाल में आया. ऑब्वियसली इफ देयर इज़ अ न्यू किंग, न्यू थिंग्स विल अराइव. नए गवर्नर या जो नए हेड आएंगे बेटा, वो अपनी गाइडलाइंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आते हैं. सो अंडर मुर्शीद कुली खान उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए बंगाल में? एग्रीकल्चर ट्रेड वॉज एनकरेज, पुअर फार्मर्स को लोन देना स्टार्ट किया गया, ट्रेडिंग एंड मर्चेंट जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे उनका पोजीशन बहुत अच्छा करा गया. उनको ये अलाउ करा गया कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं गुड्स के साथ. और उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी रेवेन्यू फार्मिंग, अंडर विच जागीर लैंड वॉज ट्रांसफर्ड अंडर द किंग एंड वॉज नोन एज द खालिसास. मुस्लिम और हिंदूज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई एम्प्लॉयमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन में. New rulers of Bengal also tried to keep a check on growing power of the English East India Company. जैसे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब जो ब्रिटिशर्स की थी वो भी वर्क कर रही थी, उस पर एक स्ट्रिक्ट वॉच करा गया कि वो किस तरह की डीलिंग करते हैं इंडियंस के साथ. हालांकि उनकी जो आर्मी थी वो ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में बहुत वीक थी, but still the rulers of Bengal were eventually defeated by the British at the Battle of Plassey in 1757 में. Battle of Plassey is a place जहाँ पर जो बंगाल थी वो हार गई थी ब्रिटिशर्स से. When नवाब सिराजुद्दौला was overthrown and finally executed. Executed मतलब होता है मार दिया गया. The next, continuing from the book, page number 99, is Awadh. Awadh was known to be the most important state that emerged after the decline of Mughal Empire. अवध को किसने फाउंड किया था? मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया अभी, सादत खान ने. स्टेट ऑफ अवध इंक्लूड, क्या क्या आता था अवध में? कानपुर, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद और कुछ सराउंडिंग एरियाज. एंड इन 1722 सादत खान वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ अवध बाय द मुगल एम्परर महमूद शाह. सादत खान को टाइटल दिया गया बुरहन उल मुल्क का. टाइटल्स क्या होते हैं? जब हम किसी को रिस्पेक्ट देकर टाइटल्स देते हैं.
और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो पॉलिटिकल, फिनेंशियल और मिलिट्री अफेयर्स जो हैं अवध के वो संभालेंगे। बहुत सारे मिलिट्री रिफॉर्म्स जो थे वो सादत खान ने इंट्रोड्यूस करे और अवध को एक बहुत पावरफुल एंड प्रॉस्परस स्टेट बनाने की कोशिश करी। फर्टाइल गंगा प्लेन्स जो थे वो भी अवध के थ्रू ही कंट्रोल होते थे। बहुत सारे ट्रेड रूट्स बनाए गए बंगाल और नॉर्थ इंडिया के बीच में, ताकि बहुत अच्छी ट्रेडिंग हो सके और अवध बहुत फ्लरिश कर सके। सादत खान reduced the size and number of जागीरदार that had been earlier appointed by मुगल्स। मुगल्स ने बहुत सारी पोजीशंस दे रखी थी अलग अलग जागीरदार्स की, और बहुत सारी उन्होंने उन्हें कम करा। उन्होंने जागीरदार्स को अपनी जो लॉयल सर्वेंट्स थे, जो उनके बिल्कुल सच्चे सर्वेंट्स थे, जो उनके लिए लॉयलफुली काम करते थे, उनको अपॉइंट किया गया। लैंड रेवेन्यू इंपॉर्टेंट सोर्स था इनकम का, जो पहले के हर एक किंगडम में होता था यूजली, अब तक जो हम हिस्ट्री में चैप्टर्स पढ़ते आए हैं। Awadh appointed ijardars or revenue farmers who would access collective revenue from the state. Like the rulers of Bengal, Sadat Khan gave equal opportunities to Hindu and Muslim. There was no discrimination between Hindu and Muslims. उसके बाद सादत खान के बाद जो उनकी एम्पायर थी वो उनके सन इन लॉ सफदर जंग ने कंटिन्यू करा। He was appointed as a वज़ीर of the Mughal Empire and the addition was granted province in Allahabad. उन्हें इलाहाबाद का एरिया कंट्रोल करने के लिए दिया गया। और सफदरजंग के बाद इट वॉज सक्सीडेड बाय शुजा-उद-दौला, उनके जो बेटे थे, सफदरजंग के बेटे थे, उन्होंने आगे कंटिन्यू करा। वो भी अपने फादर की तरह वो नवाब थे अवध के और मुग़ल एम्पायर के वज़ीर थे। शुजा-उद-दौला मतलब सफदरजंग के बेटे को किसने हराया था? वो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ, उसमें ब्रिटिशर्स ने उनको डिफीट कर दिया। ही नॉट ओनली लॉस्ट इलाहाबाद एंड कारा बट हैड टू पे अ ह्यूज वॉर इंडेमनिटी। वो ना कि सिर्फ इलाहाबाद उन्होंने खो दिया, उनको इलाहाबाद हैंड ओवर किया गया था देखने के लिए, ही लॉस्ट दैट ऑल्सो, और वॉर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो गया, बहुत ज़्यादा। शुजा-उद-दौला देन हैड टू साइन द ट्रीटी ऑफ बनारस विद वॉरेन हेस्टिंग्स। उन्होंने एक बनारस की डीलिंग करी उनके साथ, वॉरेन हेस्टिंग के साथ। इसमें इलाहाबाद और कारा वापस नवाबों को सौंप दिया जाए, ये एक ऑर्डर निकला। नवाब हैड टू मेंटेन अ ब्रिटिश रूप एट अवध फॉर विच ही हैड टू पे सब्सिडी टू द ब्रिटिश। शुजा-उद-दौला वॉज एबल टू डिफीट द नेबरिंग रोहिल्लास विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स एंड एनेक्स रोहिल्लाखंड। In 1856, the state of Awadh was finally annexed by Lord Dalhousie. At last, अवध को लॉर्ड डलहौजी ने कैप्चर कर लिया। लास्ट नवाब वाजिद अली शाह वॉज गिवन अ पेंशन एंड डिपोर्टेड टू कैलकटा। उन्हें लास्ट में कैलकटा भेज दिया गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज हैदराबाद, पेज नंबर 100. Chin Kilij Khan, who got the title of Nizamul Mulk Asaf Jah, was one of the most trusted and influential officials of Mughal Empire. फारूक सियार के सबसे इम्पोर्टेंट और लॉयल जो थे वो थे निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ, मतलब चिन किलिज खान। He was delegated with the governorship of Awadh and later given responsibility of the Deccan. Deccan was the most powerful center of the kingdom at that time. उन्हें अवध और डेक्कन संभालने के लिए दिया गया। The picture on the screen you are seeing is the construction of Cholamala Palace in Hyderabad and it was started by Nizam Salabat Jung in 1750. India is a land of beautiful construction things. You can see all around. History कितना rich है हमारा, you can see by the pictures. As the Mughal governor of Deccan province, Asaf Jah already had full control over its political and financial administration. Seeing the chaos in the Mughal court, he decided to assert his independence and made Hyderabad the independent state. उन्होंने सोचा इतना chaos हो रहा है, इतना डिस्ट्रक्शन है बीच में, तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके हैदराबाद को अपने अंडर में लिया। उन्होंने उसमें बहुत सारे स्किल्ड सोल्जर्स लेकर आए, एडमिनिस्ट्रेटर्स लेकर आए नॉर्दर्न इंडिया से, और वो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छी बनाने में सफल रहे। ही वॉज सक्सीडेड इन दैट। Many of its reforms established peace and security. Although Asaf Jah ruled independently, he never formally declared his independence from Mughal Empire. उन्होंने कुछ डिक्लेयर नहीं करा था, पर वो अपनी किंगडम में वर्किंग इंडिपेंडेंटली करते थे। सक्सेसर ऑफ चिन किलिज खान वर नोन एज द निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद। चिन किलिज खान के आगे जो लोग भी आए, जिन्होंने भी राज किया, उन्हें एज निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद के नाम से जाना गया। उन्होंने एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा करा, पावरफुल ज़मींदार भी थे और एक सर्टेन एक्सटेंट तक सक्सेसफुल भी रहे।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज अबाउट मैसूर. ये सब हम इंडिपेंडेंट किंगडम्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट थी. One of the important state to emerge in South India was Mysore under Hyder Ali. You can see the picture, and it is not of Hyder Ali, it is of Tipu Sultan in the book. He was a brilliant army commander and formed a well-trained army. He stopped the encroachment of the Britishers, Marathas, Nizams of Hyderabad to Mysore. From the very beginning, Hyder Ali was engaged in wars. वो शुरू से बहुत engaged रहे wars में. He died in 1782 during the Second Anglo-Mysore War. हैदर अली को सक्सीड किया उनके बेटे टीपू सुल्तान ने, जिसका पिक्चर आपकी बुक में भी है. He was equally valiant and courageous. He was crowned as a Tiger of Mysore, and during his rule, he modernized his navy, maintained international trade relations. He fought 2 wars against the British and died in 1799 while defending his fort of Seringapatam. After Tipu Sultan's death, the power of Mysore came to an end. He was the last ruler. Alright, so by this we have completed this chapter. You can go through the chapter, and if there is any doubt, we can clear it in Zoom class. Till then, happy learning.